आप सभी का स्वागत है फिर से मेरे YouTube चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं रस सिद्धांत के ऊपर। इस वीडियो में हम लोग जानेंगे रस क्या है और रस के अंग कौन-कौन से हैं। तो रस के अंगों को लेकर के लोगों के मन में काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज़न होती है कि विभाव किसे कहते हैं, अनुभाव क्या होता है और स्थायी भाव और संचारी भाव इन सब का इन दोनों से क्या रिलेशन है। तो अगर आप विभाव और अनुभाव अच्छे से समझ गए, यानी रस के अंगों को अगर आप अच्छे से समझ गए, तो रस में आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी और आगे के जो हम सिद्धांत और पढ़ेंगे काव्य शास्त्र में, वहाँ पर भी आपको दिक्कतें नहीं आएंगी। स्पेशली जब हम लोग ध्वनि सिद्धांत पढ़ेंगे तब। तो आप लोगों को ये वाली जो वीडियो है काफ़ी ज़्यादा ध्यान से देखनी है, क्योंकि अगर आप रस के अंगों को अच्छे से समझ गए, तो आप मान के चलिए रस आपको पूरा अच्छे से समझ में आ जाएगा और ध्वनि सिद्धांत भी आपके लिए बाएं हाथ का खेल हो जाएगा। बहुत ही आसानी से आप लोग समझ जाएंगे। और ठीक इससे विपरीत, अगर आप रस के अंगों को नहीं समझ पाए, तो आप आगे आने वाले काव्य शास्त्र की जो वीडियो है, उसमें भी आप नहीं समझ पाएंगे कि रस असल में होता क्या है। ना आप रस समझ पाएंगे, ना आप ध्वनि समझ पाएंगे। तो ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है आगे के वीडियोज़ के लिए। पर आप लोगों को करना कुछ नहीं है, आप लोग बस आराम से इस वीडियो को देखिए और जो मैं समझा रहा हूँ बस उसे समझने की कोशिश करना। बाकी अपने आप आपको समझ में आ जाएगा कि रस के जो अंग है वो क्या है। आपको याद करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सब कुछ अपने आप याद हो जाएगा। बस इस वीडियो को देखने के बाद नीचे जो मैं पीडीएफ दूंगा वहाँ से आप पढ़ लेना, तो आपको बिल्कुल अच्छे से स्पष्ट हो जाएंगे ये सारे अंग। तो चलिए अब शुरू करते हैं रस के ऊपर हमारी पहली और सबसे इम्पोर्टेंट वीडियो को। तो रस के बारे में पहली बात जो आपको जानने की ज़रूरत है कि सबसे पहले रस के बारे में जो प्रमाणिक रूप से हमें साक्ष्य या स्रोत जो हमें मिले, लिखित रूप में जो चीज़ें हमें प्राप्त हुई, वो भरत मुनि के नाट्य शास्त्र के अंदर मिली। उससे पहले भी रस अस्तित्व में रहा होगा, परंतु उसका कोई भी जो साक्ष्य है हमें नहीं मिलता, कोई भी प्रमाण नहीं मिलता। तो पहला प्रमाण भरत मुनि का नाट्य शास्त्र ही माना जाता है। तो इसलिए रस के बारे में सबसे पहले जिन्होंने बताया उसमें हम भरत मुनि जी का नाम लेते हैं। जो रस है वो काव्य आनंद से रिलेटेड है, कि जब भी हम भारतीय काव्य शास्त्र के अंदर रस की बात करते हैं तो वहां पर रस का जो अर्थ होता है, यानी कि जब भी हम कोई कविता पढ़ते हैं, मान लीजिए कविता लिखी हुई है एक पृष्ठ पर, तो इसे पढ़ने के बाद जो हमें आनंद की प्राप्ति होगी, यानी जो हमें मजा आएगा, उसे क्या कहते हैं? रस कहते हैं। तो यहाँ पर जो रस का मतलब होता है वो काव्य आनंद से है। एक जो हमने नॉर्मली रस का जो अर्थ लिया वो था आनंद, और जो काव्य शास्त्र के अंदर जिस रस का हम बात करते हैं उस रस को कहते हैं काव्य का आनंद। यानी काव्य को पढ़ने के बाद उससे मिलने वाला जो रस है उसे क्या कहते हैं? रस कहते हैं। ठीक इसी प्रकार से जब हम कोई नाटक देखते हैं तो उससे भी जो हमें मजा आता है, जो आनंद की प्राप्ति होती है, वो रस के अंदर ही आता है। उसे भी क्या कहेंगे हम लोग? रस कहेंगे। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि रस के अंग होते क्या है, यानी कि जो रस है किन चीजों से मिल करके बना है, उसके कौन कौन से पार्ट हैं जिससे क्या है हम कह पाते हैं कि ये क्या है? रस है। तो रस के जो अंग होते हैं वो चार होते हैं। पहला है स्थायी भाव, दूसरा विभाव, फिर अनुभाव, फिर संचारी भाव। सबसे पहले वाले पे बढ़ते हैं हम स्थायी भाव की ओर। स्थायी भाव क्या होता है? नाम से पता लग रहा है स्थायी, मतलब कि जो ठहरा हुआ है, मतलब विद्यमान है वहां पर। और क्या आगे क्या लिखा है? भाव। तो हमारे मन के अंदर कुछ इस प्रकार के भाव पाए जाते हैं जो स्थायी रूप से हमारे अंदर रहते हैं। वो भाव कौन कौन से हैं? वो है रति, यानी कि श्रृंगार टाइप की भावना, और दूसरा क्या है? हास, यानी कि जब हमें हंसी आती है तो वो इस वाले भाव से संबंधित है। फिर शोक, जब हम दुखी हो जाते हैं बहुत ज्यादा, उसी प्रकार से उत्साह, क्रोध, भय, जुजुप्सा, विस्मय और निर्वेद। निर्वेद का अर्थ होता है इधर शांत वाले भाव से भी। कभी कभी हम लोग बहुत ज्यादा शांत हो जाते हैं ना, तो इस प्रकार से ये मैंने 9 स्थायी भावों की चर्चा करी है। कहीं पर 10 मिलेगी, कहीं पर 11 मिलेगी। हम 9 अभी मान लेते हैं। मेन रूप से मानने वाली जो बात ये है कि स्थायी भाव जो हमारे अंदर हमेशा क्या है? विद्यमान रहते हैं, और यही स्थायी भाव आगे चल करके क्या बनता है? रस बनता है। और ये रस कब बनता है ये आप समझेंगे जब हम इन्हें समझ लेंगे। अब रस के दूसरे अंग को हम जानते हैं, जो कि क्या है? विभाव। विभाव क्या होता है? एक नॉर्मल सी साधारण सी बात सब समझिए कि विभाव पता है क्या है?
हमारे मन के अंदर जो ये 9 तरह के स्थायी भाव पाए जाते हैं, 9 को गायब कर दीजिए, केवल स्थायी भाव याद रखिए कि हमारे मन में पाए जाने वाले स्थायी भावों को जब कोई जागृत करे तो उसे क्या कहते हैं? विभाव कहते हैं। जो हमारे अंदर के इन जो स्थायी भावों को जागृत कर दे उसे क्या कहते हैं? विभाव कहलाता है। जैसे कि अगर रति भाव को अगर हम ले, श्रृंगार के भाव को, जैसे कि अगर आपकी प्रेमिका सामने आई, ठीक है, उसे देख करके आपके अंदर का जो रति भाव था यानी श्रृंगारिकता का जो भाव था वो उमड़ने लगता है। या फिर कोई आपने नाटक देखा या कोई कविता पढ़ी, वहां पर आपने कोई नायक नायिका का सीन देखा, प्रसंग देखा, उसे देखने के बाद आपके मन में क्या है? वो रति भावना, वो श्रृंगार की जो भावना थी वो जागने लगी, तो उसको हम क्या कहेंगे? विभाव कहेंगे, क्योंकि उसी ने हमारे अंदर का जो स्थायी भाव था उसे जागृत किया। तो ये काम होता है विभाव का। मान के चलिए कोई नाटक यहाँ पर प्ले किया जा रहा है, तो वहाँ पर बहुत सारे पात्र होते हैं, वहाँ पर नायिका भी है, नायक भी है, उनके दोस्त मित्र भी हैं। तो इनमें से पहले सबको तो एक कैटेगरी हम विभाव कह ही देंगे, क्योंकि उनको देख करके कोई ना कोई भाव हमारे मन में जागृत होगा, चाहे वो प्रेम का प्रसंग चल रहा हो या फिर कोई कॉमेडी प्रसंग चल रहा हो या फिर कोई गंभीर मुद्दा चल रहा हो। कोई भी इनमें से मुद्दा अगर चल रहा होगा तो इनमें से कोई ना कोई एक भाव को ये लोग जागृत अवश्य करेंगे। तो इन्हीं को क्या कहेंगे? विभाव कहेंगे। अब इसको थोड़ा सा और डिटेल में समझेंगे। विभाव के 2 भाव इन्होंने बांट दिए। इनमें से जो सबसे पहला है वो है आलंबन विभाव। तो आलंबन विभाव किसे कहते हैं? आलंबन विभाव को समझने के लिए आप इस तरीके से समझिए। तो ये एक एग्जाम्पल देखिए, ये नायिका है और ये नायक है। तो नायिका को देख करके नायक के मन में अचानक से उसे देख करके क्या है? रति का भाव जागृत हुआ। तो यहां पर जो नायिका थी उसको क्या कहते हैं? वो है आलंबन। ठीक है। ठीक उसी प्रकार से जो नायक है जिसने उसे देखा वो भी क्या है? आलंबन के अंदर ही आ रहा है। परंतु आलंबन भी यहाँ पर 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है विषय, दूसरा होता है आश्रय। विषय मतलब जिसे देख करके किसी प्रकार का भाव, यानी नायक के अंदर नायिका को देखने के बाद रति भाव जागृत हुआ, यानी जो भाव जागृत हो रहा है जिसे देख करके, उसे क्या कहते हैं? विषय कहते हैं। और आश्रय कौन है? जिसको वो रति भाव फील हुआ, जिसके मन में भावना जागी, उसने क्या है? भावनाओं को आश्रय दिया अपने अंदर आने के लिए, तो उसे क्या कहा? आश्रय। तो यहाँ पर जो नायक है जिसके मन में अपनी प्रेमिका को देख करके जो भाव उसके अंदर जागे, उसे क्या कहेंगे? हम आश्रय कहेंगे। तो आलंबन तो ये दोनों ही हैं, पर लेकिन उनमें भी अंतर है। एक जो आश्रय कहलाएगा और दूसरा जो नायिका है जिसे देख करके उसके मन में भाव उत्पन्न हुए वो कहलाएगा विषय। और कई बार इसे क्या कहते हैं? आलंबन भी कह देते हैं। ऊपर आलंबन विभाव है, ये सिर्फ आलंबन है। तो जिसको देख करके अगला जो पर्सन है उसके मन में जो भाव जागृत हो रहे हैं उसको कहेंगे आश्रय, और जिसको देख करके हुआ है वो है विषय। तो अब आगे बढ़ते हैं। इसी के अंदर आता है विभाव का दूसरा पार्ट, वो है उद्दीपन विभाव। उद्दीपन विभाव के अंदर भी 2 तरह की चीजें आपको मिलेगी। उद्दीपन क्या करती है? जो भी भाव इधर जागृत हुआ है उसको और ज्यादा आगे बढ़ा के ले जाने का काम उद्दीपन करता है। इसके अंदर 2 तरह की चीजें आ जाती है। पहला आप मान लीजिए बाहरी वातावरण। तो यहाँ पर जो नायक और नायिका है और इसके आसपास जो वातावरण बन रखा है, मान लीजिए ये कोई एक बगीचा है जहाँ पर फूल है बहुत सारे, तो वो बाहरी वातावरण है, फूल खिले पड़े हैं, सनलाइट आ रही है, रोशनी, और चारों तरफ जो माहौल बना है वो भी क्या कर रहा है? जो प्रेम का भाव उसके अंदर जो जागृत हो रहा है उसको बढ़ा रहा है। और सोच लीजिए अगर यहाँ पर ये ना होकर के कोई शमशान की भूमि होती वातावरण में आसपास, तो वो जो भाव था अच्छी तरीके से जागृत नहीं होता, उसको बढ़ाने का मौका नहीं मिलता। तो इसीलिए जो वो भाव वहां पर जागृत हो रहा है वो क्या है? बाहरी चेष्टा है। उसी को क्या कहते हैं? उद्दीपन कहते हैं, जो जागृत भावों को और ज्यादा तेजी से आगे ले जाए। और दूसरी चीज क्या है इसमें? आलंबन का बाहरी चेष्टा है। आलंबन मैंने आपको बताया था कि विषय को आलंबन भी कहते हैं, यानी कि जो यहाँ पर नायिका है, अब अगर वो कुछ करती है नायक को देखने के बाद,
अगर उसने कोई रिएक्शन करा या कुछ बोला, हाँ, या फिर कोई कुछ भी उसने करा, चाहे आंखें ही हिला दिया, हाय कर दिया, कुछ भी उसने करा, तो वो क्या कहलाएगा? आलंबन की बाहरी चेष्टा कहलाएंगी, कि उसके द्वारा चीजें जो करी गई हैं। तो ये होगी इसके अंदर। अब आप लोगों को मैं एक एग्जांपल देता हूं, उससे आप लोग इस विभाग को अच्छे से समझ जाएंगे। मान लीजिए ये आपका कोई दोस्त है, ठीक है, ये अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने के लिए जा रहा है। ये पहुंचा और इसे रास्ते में इसकी जो गर्लफ्रेंड है वो दिख गई, ठीक है। तो अब जब इसने उसे देखा, इसके मन में जो जो भाव जागृत हुआ वो रति भाव जागृत हुआ, यानी कि श्रृंगार का भाव जो था इसके मन में जागृत हुआ उसे देखते ही। और जिसे देख के इसके मन में जो भाव उत्पन्न हुआ, ये क्या हो गई? ये विषय हो गई। और जिसके मन में जागृत हुआ वो आश्रय हो गया, इसने आश्रय दिया अपने आप को उन भावों को ग्रहण करने का। तो यहां पर आपको दो चीज दिख गई, विषय दिख गया, आलंबन दिख गया। और ये जो विभाव हमने इसे क्यों कहा? क्योंकि हमारे अंदर जो भाव था, स्थायी भाव, उसमें से एक जागा रति भाव, ठीक है। किसने जगाया? जगाने वाले को क्या कहते हैं? विभाव कहते हैं। अब उसके बाद ये चीज देखिए और, कि जहां पर ये लोग मिल रहे हैं वहां का जो वातावरण है, एक पार्क है जहां पर काफी अच्छे फूल खिले हुए हैं और आसपास एक झरना भी है पानी का, और आसपास और भी कपल्स बैठे पड़े हैं। तो वो क्या है? बाहरी उद्दीपन, बाहरी वातावरण मैंने आपको बता दिया, वो उद्दीपन के अंदर आ जाएगा। जो भी इनके आसपास चीजें हैं उसको उद्दीपन के अंदर हम कनेक्ट कर लेंगे। वो लोग क्या है, इस चीज को और भी ज्यादा, इस भावों को बढ़ाएंगे, जो भाव जागृत हुआ उसको और ज्यादा तेजी से आगे पुश करेंगे। ठीक इसी तरीके से अब इस वाले को हम समझ लेते हैं कि उद्दीपन के अंदर आलंबन की जो बाहरी चेष्टा है उसे समझ लेते हैं। तो जैसे ही ये इसके पास पहुंचा, तो इसकी जो प्रेमिका थी, इसकी जो गर्लफ्रेंड थी, उसके आते ही उसने क्या किया? एक उसे फ्लाइंग किस दे दी। तो वहीं से ही, तो ये जो उसने चेष्टा करी बाहरी, तो ये आलंबन की बाहरी चेष्टा हो गई। आलंबन कौन थी? ये थी उसकी प्रेमिका। तो उसने जो चीज किया वो उसकी बाहरी चेष्टा हो गई। और इस बाहरी चेष्टा ने क्या किया? जो भाव इसके मन में जागा था उसे और भी ज्यादा बढ़ा दिया। तो यही काम तो होता है उद्दीपन का, जागृत भावों को और ज्यादा तेजी से बढ़ाना, ताकि वो कहां तक पहुंच सके? रस प्राप्ति तक पहुंच सके। अभी हम इस पे आएंगे कि कब वो रस का रूप धारण कर लेता है। तो अब आई थिंक आप लोग समझ गए होंगे आलंबन, उद्दीपन, विषय, आश्रय, और उद्दीपन के अंदर दो चीजें आती हैं वो। अब आगे बढ़ते हैं अनुभव के अंदर। अनुभव का मतलब आप इस तरीके से समझिए कि इसे दो शब्दों में तोड़ दीजिए, एक होता है अनु, दूसरा है भाव। तो जो ये व्यक्ति है, यानी कि आपका दोस्त, जिसके मन में अपनी गर्लफ्रेंड को देख करके जो भाव उसके मन में जागृत हुए, ये क्या है? उसने अनुभव कर लिया। अपने उन भावों को जो जागृत हो रहे थे, उसको इसने अनुभव किया। और उस अनुभव को करने के बाद जब उसे फ्लाइंग किस मिली थी, उसके बाद जो उसने जो रिएक्ट किया, यानी उसे मिलने के साथ उसने ये क्रिया करी कि उसने ऐसे पकड़ा और ऐसे यूं रख लिया। तो ये जो उसने जो क्रिया करी, तो उसको क्या कहते हैं? अनुभव कहेंगे। कैसे? इस व्यक्ति को हम बोलेंगे आश्रय। मैंने आपको बताया था ना कि आश्रय वो है जिसके मन में वो भाव जागृत होए। और अनुभव इसलिए कि जो भाव वो उसे देख करके फील कर रहा था, उसने उन भावों को अनुभव कर लिया। अनुभव करने के बाद उसने क्या करा? वो चार तरह की चेष्टाएं वो कर सकता है, यानी कि अब वो जो भी कुछ करेगा वो अनुभव कहलाएगा। अपने अनुभव को फील करने के बाद वो जो भी क्रियाएं करेगा वो अनुभव के अंदर आ जाएगा। अब वो चार प्रकार की हो सकती है। सबसे पहला होता है आंगिक, यानी कि अपने अंगों यानी हाथों के द्वारा चीजें करे, हाथ पैरों के द्वारा। जैसे मैंने बताया कि उसने ऐसे उस फ्लाइंग किस को पकड़ा और ऐसे अपने पास उसने एक्सेप्ट कर लिया, तो ये होगी आंगिक। दूसरी चेष्टा क्या करेगा वो? वाचिक, यानी कि उसने कुछ बोल दिया, यानी कि ऐसे प्रपोज कर दिया, बोल दिया, उसने आई लव यू बोल दिया उसे, तो वो क्या हो गया? वाचिक के अंदर आ जाएगा। तीसरा जो है आहार्य। आहार्य, इसके अंदर क्या होता है कि उसने जो वेशभूषा बना रखी है अपनी, ये कपड़े उपड़े जो भी पहन रखे हैं, उनसे रिलेटेड चीजों को क्या कहते हैं? आहार्य कहते हैं। तो यानी जो भी अच्छे कपड़े पहनकर आया था, तो वो उसके पास जा करके वेशभूषा से संबंधित जो चीजें हैं, क्योंकि आप किस तरीके के दिख रहे हैं, इससे भी क्या है? अगले के मन में जो भाव हैं उत्पन्न होते हैं और बिगड़ते हैं। तो
उस तरीके का जो भी वो कपड़े वगैरह पहन करके आया होगा, जो बाल वाल बना के आया है, जो भी क्रीम उसने लगाई हो, कुछ भी है, ये सभी क्या है, आहार्य चेष्टा के अंदर आ जाएंगे। चौथा है सात्विक। सात्विक अनुभाव। इसके अंदर क्या होता है कि जैसे ही उसने अपने उस गर्लफ्रेंड द्वारा जो उसने फ्लाइंग किस उसे दी, ये चीज उसने देखा, वो अब कुछ ऐसी चेष्टाएं जो वो खुद अपने प्रयत्न से नहीं करेगा, जो अपने आप ही हो गई। जैसे मान लो उसको कभी ये लगा नहीं था कि ऐसा कुछ होगा, तो उसने जब ये चीज देखी तो स्तब्ध हो गया, एकदम एकदम शांत। तो ये जो स्तब्धता हुई, फ्रीज, कि ये क्या हुआ, तो ये सात्विकता के अंदर आ जाती है। श्वेत यानी पसीने छूटने लग जाए अगर उसके तो, और कंप यानी कांपने लग जाए, अश्रु आ जाए खुशी के बाहर, या फिर बहुत ज्यादा रोमांचित हो जाए, इस तरह के जो भाव होते हैं वो आते हैं किसके अंदर, सात्विक अनुभाव के अंदर, जो कि क्या होते हैं, अयत्नज होते हैं। मतलब कि अपने आप ही होते हैं, इस पर उसका कोई कंट्रोल नहीं रहता। अभी इससे पहले जो आंगिक, इससे पहले जो वो आंगिक मतलब अपने हाथों से जो उसने क्रिया करी या फिर उसने बोला, ये जो कपड़े पहना, ये सब उसने अपने आप खुद किया था, प्रयत्न से किया था, इसलिए इसे यत्नज कहते हैं। और जो अपने आप हो वो अयत्नज। ठीक है, ये हो गया अनुभाव। तो आप समझ पा रहे होंगे, स्थायी भाव से संबंधित उसको जगाने वाले विभाव। ठीक है, और अनुभाव कौन है, आश्रय की चेष्टाएं, जिसने भाव को अपने मन में आश्रय दिया, वो अब जो कुछ करेगा वो अनुभव कहलाएगा। रस का आखिरी अंग जिसे कहते हैं संचारी भाव। तो संचारी भाव बहुत ही आसान सा है, आप समझ जाएंगे बहुत आराम से। इसे व्यभिचारी भाव भी कहते हैं। तो इसके अंदर जो भाव आते हैं उसमें ग्लानि, शंका, आलस्य, चिंता, यानी 33 तरह की चीजें आती है इसमें, 33 भाव आएंगे। जैसे अनुभव में 4 थे, विभाव में 2 थे और उसके बाद इन दोनों के अंदर भी 2 थे। तो इसके बारे में हम सब चर्चा कर चुके हैं, अब केवल संचारी भाव के बारे में करना है। तो जब हमारे मन में ये स्थायी भाव जागृत होते हैं तो उसके साथ साथ कुछ भाव ऐसे होते हैं जो उन भावों को और ऊपर ले जाने में मदद करते हैं। जैसे मान लीजिए जब आपका दोस्त और उसकी गर्लफ्रेंड मिली तो इनके बीच में कुछ वार्तालापें हुई, उसके अंदर कुछ हास्य व्यंग्य भी चला, मतलब कि इन दोनों के बीच कुछ ऐसी बातें हुई जिससे इन दोनों का मन प्रसन्न हो गया बहुत ज़्यादा, कुछ इसमें जोक मार दिए अच्छे। तो क्या है, जो इनके मन में जो भाव था रति का, वो जो सिंगार का भाव है वो और भी ज़्यादा बढ़ा। तो इस तरीके के जो भाव होते हैं छोटे छोटे से, जो आते हैं फिर चले जाते हैं, जो कि क्या है, स्थायी नहीं है। जैसे संचारी भाव की अगर हम परिभाषा देखेंगे तो संचारी भाव उन्हीं भावों को कहते हैं जो कि क्या है, संचारी का अर्थ ही होता है साथ साथ चलना। तो ऐसे भाव जो कि क्या है, स्थायी ना हो, यानी कभी आए और फिर चले जाए, आए और चले जाए, इस तरह के भावों को क्या कहते हैं, संचारी भाव कहते हैं। इसलिए इन्हें व्यभिचारी भाव भी कहते हैं कि ये आते हैं चले जाते हैं तुरंत। तो अभी हास्यपूर्ण बातें हो रही थी जिसने क्या है, रति भाव को जगाया। अब थोड़ी देर बाद वहां पर कैसी बातें होने लग गई कि थोड़ी सी गंभीर बातें होने लग गई। मान लीजिए आपका जो दोस्त था वो लेट पहुंचा वहां पर, तो अब उसको थोड़ा सा उसने गुस्सा आया कि तुम बहुत लेट आए, ये वो। जो ये भाव आया गुस्से वाला भाव, जो कि थोड़ी देर के लिए आया है और फिर वापसी चला जाएगा, तो ये वाला जो भाव है इसे भी संचारी भाव के अंदर ही हम लोग रखेंगे, जो आए और चले जाए। और ये जो भाव आया इसने भी क्या है, प्रेम जो रति भाव था उसको और ज्यादा बढ़ाया। तो ये होता है संचारी भाव। तो अब रस असल में होता क्या है, तो अब अंत में बात बनी कि रस है क्या। तो देखिए, रस बनते हैं ये स्थायी भाव। तो इनमें से जब कोई सा भी भाव, जैसे हमने रति की बात करी, रति का भाव था, इसके मन में जो जागृत हुआ, किसको, अपनी प्रेमिका को देखने के बाद, तो विभाव, अनुभाव और संचारी भाव, जब ये तीनों चीजें मिल करके, ये जो सारा प्रसंग मैंने आपको शुरुआत से सुनाया, मिलने से लेकर के शुरुआत में जो एंड तक जो बातें चली, सभी ने मिल करके एक भाव, रति भाव को उत्कृष्टता तक पहुंचाया और क्या बना दिया, उसे रस बना दिया। अब जैसे ही उसकी जो ये नायिका है वो चली जाएगी, यानी कि विभाव वहां से चला जाएगा, ठीक है, और जैसे ही विभाव गया तो वो जो रति भाव जागृत हुआ था वो भी क्या है, चला जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो जो ये जो रति भाव जो कि रस में परिवर्तित हो गया था विभाव, अनुभाव और संचारी भाव के मिलने से, तो अब क्या होगा, जैसे ही ये हटेंगे वैसे ही क्या है, जो ये स्थायी भाव जो कि रस बन गया था, वापसी क्या है,
वापसी स्थायी भाव में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये तो थी रस की स्थिति। एक बार आपको दोबारा बता देता हूं कि रस असल में होते क्या है। जब ये स्थायी भाव, विभाव आदि, तो विभाव, अनुभाव और संचारी भाव, इन तीनों को यदि आपको एक साथ में बोलना है तो आप विभाव आदि बोल सकते हैं। विभाव लगा के आदि लगा देते हैं तो इसके अंदर ये तीनों चीजें आ जाती हैं। तो जब ये विभाव आदि यानी कि ये तीनों चीजें मिल करके स्थायी भावों को, इतनी किसी भी एक स्थायी भाव को जागृत कर दे और उसको उसकी चरम अवस्था तक लेकर के चली जाए, बिल्कुल उस भाव को जागृत कर दिया, तो कोई सा भी भाव इनमें से जो सबसे ज्यादा आगे बढ़ेगा इनके द्वारा, वो क्या कहला जाएगा, वो रस में परिवर्तित हो जाएगा। तो उसी को क्या कहते हैं, रस कहते हैं। तो यहाँ पर जो भाव जागृत हुआ वो था रति, यानी कि रति से जो भाव रस की निष्पत्ति होती है उसे कहते हैं श्रृंगार रस। ठीक इसी प्रकार से जब विभाव, अनुभाव और संचारी भाव तीनों मिल करके किसी व्यक्ति के अंदर शोक की भावना को जागृत करेंगे तो वो जब चरम अवस्था पर पहुंचेगी तो वो क्या है, करुण रस में तब्दील हो जाएगी। ठीक इसी प्रकार से जितने भी यहाँ पर भाव है उन सभी का अपना एक रस है। जैसे हास्य का हास्य रस है, ठीक इसी प्रकार से शोक का करुण रस, रति का श्रृंगार रस। आपकी स्क्रीन पर रस, स्थायी रस और उसके आगे जब वो रस में परिवर्तित हो जाते हैं तो वो क्या कहलाते हैं, आ रहा होगा। तो उसमें आप देख करके समझ जाएंगे कि कौन सा भाव कब कौन से रस में परिवर्तित हो जाता है। तो इसीलिए जो भरत मुनि थे अपने नाट्य शास्त्र में लिखते हैं कि विभाव, अनुभाव, व्यभिचारी, संयोग आदि रस निष्पत्ति, कि यानी जब विभाव, अनुभाव, व्यभिचारी, इन तीनों का जब संयोग होता है, ये तीनों जब आपस में मिल जाते हैं तो क्या है, रस की निष्पत्ति होती है, रस क्या है, अस्तित्व में आता है। ये थी हमारी आज की वीडियो। आशा करता हूँ आप लोगों को बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया होगा कि रस क्या है और रस के अंग क्या है और स्थायी भाव कब रस में परिवर्तित हो जाता है। अगर आपको रस के अंग अच्छे से समझ में अभी भी नहीं आए हैं तो वीडियो को बैक करके दोबारा देख लो, क्योंकि ये जब क्लियर होगा तभी आप लोगों को समझ में आएंगे आगे की वीडियोस अच्छे से। अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दो, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर लेना। मैं इसी तरीके की बेहतरीन वीडियोस आप लोगों के लिए बनाता रहता हूं। और वीडियो काम की लगी तो इसे अपने किसी एक दोस्त के साथ भी शेयर जरूर कर देना, वो भी आपको धन्यवाद बोलेगा। तो मैं मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।